हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ का ज्योग्राफी। और क्लास सेवन्थ के ज्योग्राफी में क्या देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, क्योंकि इससे पहले चैप्टर 5 तक ठीक है हम लोगों ने पूरा वन बाय वन एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस ठीक है कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लास सेवंथ का जो ज्योग्राफी है, इसमें चैप्टर नंबर 6 जो कि मानव के पर्यावरण ठीक है, मानव पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया, जिसको कि हम लोग कहाँ कहाँ पे, तो जो उष्णकटिबंधीय है और उपोष्ण प्रदेश है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कहता है कि यहाँ पे एक जो है कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया कि एक गर्ल्स है जिसका नाम है रेणुका। वो काफी उत्साहित थी। क्यों उत्साहित थी? क्योंकि उसके जो चाचा थे, उसके जो अंकल थे, वो 4 महीने के बाद आज घर आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्टोरीज बताया गया है कि वो किस तरह से वो एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे और इस तरह से बहुत उसको यात्रा करने का मौका मिलता था। और उस समय पे मतलब वो जो गर्ल्स थी वो काफी छोटी थी और इस तरह से उसको वन्य जीव में काफी रुचि था। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट उसके जो अंकल फोटो खिलाते थे, उसका परिचय करवाते थे प्रकृति से। ठीक है, इस तरह से दूर दूर का ठीक है जहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में बताते थे। ठीक है, तो ये सब तस्वीर के बारे में यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से उनके अंकल ये सब बताते थे कि कहाँ पे बर्फीला है, कहाँ पे रेगिस्तान है, ठीक है, कहाँ पे गर्म पड़ता है, कहाँ पे गर्म वर्षावन है। ठीक है, तो वो मतलब उनसे शेयर करते थे उनके अंकल, और क्या क्या पहनते थे कपड़ा सब वहां के पर्सन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के। ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पे बताया गया है कि मतलब मेरे अंकल ऐसे बताते थे। तो चलिए यहाँ पे उसी पे रिलेटेड ठीक है, तो उस कहानी के माध्यम से यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट के कल्चर्स हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, और किस तरह से रेगिस्तान कहाँ पे है और कहाँ पे अमेजन बेसिन है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ठीक है, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो, ठीक है ना। तो ये सारे चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब टॉपिक पे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कहता है अमेजन बेसिन। ठीक है, अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है, अमेजन बेसिन में किस तरह से लाइफ है। ठीक है, उसके बारे में तो कहता है कि देखिए जब हम लोग मैप में देखते हैं तो वहां पे आप देखिएगा। ठीक है, जब आप मैप पर देखिए यहाँ पे 6.2 का क्या चीज देखने को मिलेगा, देखिए दिखाते हैं ये वाला मैप के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये वाले मैप की बात देखने के लिए कहता है कि जब आप इस मैप को देखेंगे तो इसमें आप क्या पाएंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि जो अमेजन बेसिन है, ठीक है, जो अमेजन बेसिन है वो क्या है कि पर्टिकुलरली जो हमारा ठीक है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ठीक है, जिसको कि कर्क रेखा, और दूसरा जो है हमारा मकर रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रदेश ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, और ये जो है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री किधर, तो 10 डिग्री आपका उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और अमेजन नदी ठीक है, अमेजन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो देखिए अमेजन नदी यहाँ पे है। ठीक है, ये नदी ये वाली एरिया की बात की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस एरिया की देखिए इधर 10 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया 10 डिग्री। ठीक है, और इधर हो गया आपका 10 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये 10 डिग्री इधर वाला एरिया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या पड़ता है, ये अमेजन बेसिन, इसी से ये क्या है हमारा 0 डिग्री इक्वाडोर अथी इक्वेटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश बोलते हैं। अब देखिए देखिए सबसे ज्यादा यदि गर्मी पड़ेगा तो इसी एरिया में पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो अमेजन बेसिन है तो इसी जो हमारा भूमध्य रेखा है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ही पड़ता है, और इसमें इसी नदी में ये नदी यहाँ से बहती है, और ये जो है पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में ठीक है पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो कहता है कि जिस स्थान पर ठीक है कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, कहता है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलता है उसे नदी का मुहाना कहते हैं।
क्या बोलते हैं, मुहाना कहते हैं। मतलब जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, ठीक है, उसे उस नदी का, ठीक है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मतलब सीधा सा मतलब है, ठीक है, एक नदी है, ठीक है, और ये नदी सपोज कीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नदी है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये नदी यहाँ पे आके मिल जाता है इससे, ठीक है, तो ये वाला जो, ठीक है, तो वही कहता है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा मुहाना हो गया, है ना। तो कहता है क्या कि जो अमेजन नदी है, ठीक है, अमेजन नदी की बहुत सारी आपको क्या मिलेगी देखने को, जो सहायक नदी देखने को मिलेगी। मतलब अमेजन एक बहुत ही मेन रिवर माना जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सहायक नदी क्या होता है, जो नदी, ठीक है, वो जो मेन रिवर होता है उस रिवर को हेल्प करता है, ठीक है, चाहे वाटर के रूप में हो, ठीक है, उसमें मतलब मिल जाती है जाकर के, इसी को क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं, यानी ट्राइब्यूटरी रिवर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है अमेजन बेसिन का, ठीक है, सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। और यह जो नदी होती है बेसिन ब्राजील के भागों में, ठीक है, पेरू के कुछ भागों, जैसे कि आपको बोलविया में देखने को मिलेगा, इक्वाडोर में देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको कोलंबिया, वेनेजुएला, ये छोटे भाग से अप्रवाहित होती हुई दिखेगी ना। चलिए अब देखिए कहता है क्या कि हमारा जो, ठीक है, जब हम बात करते हैं कि जलवायु का, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा अमेजन बेसिन था, और इस तरह से कहता है क्या, यहाँ पे देखिए सहायक नदी का थोड़ा सा डिफिनेशन दिया गया है कि यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी से मिलती है, जैसा कि हमने बता चुके हैं, ठीक है। तो मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र के पानी की बहाकर ले जाते हैं वह उसका बेसिन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है कि बेसिन क्या होता है, तो कहता है जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाता है वह उसका बेसिन कहलाता है, अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। कहता है अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जो अमेजन का बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा अमेजन बेसिन है ना, सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है, कौन, अमेजन बेसिन, है ना। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा अमेजन के बेसिन के बारे में। अब समझते हैं यहाँ की अमेजन का जो जलवायु है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो अमेजन बेसिन है ये आपको भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, ठीक है, और पूरे विश्व, ठीक है, पूरे पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म एवं नम जलवायु रहती है। कहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अमेजन बेसिन में। और यहाँ का जो मौसम होता है वो दिन रात, ठीक है, दोनों ही समय लगभग में आपको कैसा दिखाई देता है, गर्म एवं आर्द्र दिखाई देता है ना। तथा यहाँ पे जो भी इंसान रहते हैं उसका शरीर काफी चिपचिपाहट महसूस होता है। इस प्रदेश में लगभग आपको प्रति वर्ष क्या होते रहती है, वर्षा होते रहती है ना। कहता है वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो देखिए क्या होता है ना, जैसे हम लोग के शहर में वर्षा होता है तो ठीक है, पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दे देता है कि हाँ ऐसा होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है, लेकिन वहां पे विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन का कहता है दिन का तापमान उच्च होता है और रात का तापमान क्या होता है, अति उच्च होता है, मतलब आर्द्रता अति होता है, ठीक है, अति उच्च होता है, मतलब काफी ह्यूमिडिटी भरा हुआ रहता है। रात के समय तापमान काफी कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती हुई है, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है वो वैसा ही बनी हुई रहती है। कहाँ पे, तो जो अमेजन के बेसिन वाला एरिया है, ठीक है, अमेजन, है ना। तो चलिए अब देखिए कहता है क्या कि पर्टिकुलरली जब हम आगे बात करते हैं तो जो यहाँ पे, ठीक है, वर्षा वन के बारे में बात करते हैं तो कहता है क्या कि जो इन प्रदेश हैं, जो ये प्रदेश अमेजन जैसे प्रदेश के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि का सघन वन है, ठीक है, उग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे काफी वर्षा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, भूमि सघन वन हो जाते हैं। तो कहता है इतने वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां शाखाओं से छत सी बन जाती है और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। अब काफी देखिए पेड़ पौधा हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो भी मतलब आपको सूर्य का प्रकाश है वो सारा ऊपर ही रह जाएगा। कहता है यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप पाते हैं, पनप सकती है जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता हो, है ना, छाया में बढ़ने की क्षमता हो, वही यहाँ पे वृक्ष आपको देखने को मिलेगा।
है ना। तो कहता है यहाँ पे जो परजीवी पौधे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली के रूप में यहाँ आपको आर्क्टिक, ठीक है, और ब्रोमीलायड पैदा होते हैं, है ना। तो चलिए, तो अब फिर कहता है आगे कि जब बात करते हैं वर्षा वन की, ठीक है, तो जब वर्षा वन में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राणी जात के प्रचुरता होती है, और टुकन, गुंजन गुंजन पक्षी, जैसे कि रंगीन पक्षी वाले मकाओ, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार की पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सामान्य पक्षी से जो कि भिन्न होते हैं, है ना, जो भारत में पक्षी पाए जाते हैं उससे वो भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टोकुन, ठीक है, ये वाला पक्षी दिखा रहा है, देखिए भारत में ऐसा पक्षी आप नहीं देख रहे होंगे। तो वही कहता है जो भारत में पाए जाते हैं आपको वो उस पक्षी से यहाँ पे डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि गुंजन हो गया। उसके बाद और भी यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो अमेजन बेसिन के निकट का एरिया कहता है। कहाँ, कौन सा, तो कहता है प्राणियों में बंदर हो गया, स्लॉथ हो गया, चींटी हो गया, टेपिर हो गया, ये सब पाए जाते हैं। तो कहता है सांप, ठीक है, एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ पे पाई जाती है, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा, ठीक है, एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजाति है, ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो ये अमेजन बेसिन के बारे में बात किया गया है। तो देखिए, अब कहता है कि यहाँ पे क्या है कि और भी आपको देखने को मिलेगा इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, ठीक है, यहाँ पे इस बेसिन में निवास करते हैं, और मांस खाने वाले पिरान्हा, मत्स्य, ठीक है, समेत मछलियां के विभिन्न प्रजातियां भी आपको देखने को मिलेगा, और अमेजन नदी में ये सब पाए जाते हैं। कहता है इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अन्य रिवर में आपको देखने को नहीं मिलेगा वो आपको अमेजन बेसिन में देखने को मिलेगा, है ना। तो जो अमेजन है, अमेजन फॉरेस्ट की बात यहाँ पे किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे जंगल में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। देखिए टीपीएस, ठीक है, टेपिर के बारे में बात किया गया। देखिए टेपिर ऐसा होता है, ठीक है, हम लोग के एरिया में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है टेपिर का नाम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कहता है कि एक चीज यहाँ पे कि यहाँ देखिए ब्रेमेलाइट के बारे में पहली बार सुनते हैं। कहता है ये एक विशेष प्रकार का पौधा है और अपनी पत्तियों में जल सिंचित रखता है, और मेढक जैसे प्राणी इन जल को पॉकेट का उपयोग, ठीक है, अंडा देने के लिए करते हैं, है ना। देखिए ब्रोमेलाइड एक क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है और जो अपनी पत्तियों को जल सिंचित रहता है, और मेढक जैसे प्राणी जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, है ना। तो चलिए, अब देखिए आगे बात की गई है किस चीज की, तो आगे बात की गई है हमारा वर्षा के, ठीक है, निवास, ठीक है, वर्षा वन के निवास। कहता है कि यहाँ के लोग जो बेसिन है, मतलब ये हमारा जो अमेजन है, ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग देखे थे अमेजन का फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, उसके बाद उससे पहले हम लोग जलवायु के बारे में देखे थे। अब देखते हैं वर्षा वन के बारे में, ठीक है, अमेजन का। तो कहता है इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण, चलिए ये भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, वर्षा भी देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्षा वन के निवासी, ठीक है, तो वर्षा वन के निवासी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। कहता है यहाँ के छोटे लोग छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए, ठीक है, फसल उगाते हैं, और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदियों में क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, ठीक है। कहाँ के, ये वर्षा वन के हैं। अब चलिए, अब फिर कहता है जो महिलाएं होती है उसका क्या काम होता है। तो कहता है जो महिलाएं होती है वो पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा, ये लोग क्या करती हैं, वो महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। क्या करती हैं, जो क्रॉप्स होता है, ठीक है, उसका ध्यान रखता है, और उसके बाद जो मुख्यतः चौपया, ठीक है, अनानास, शकरकंद जैसे यहाँ पे फसल उगाए जाते हैं। और क्योंकि मछलियों का शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियां से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या करते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं, और इनका जो मुख्य आहार होता है क्या होता है, मनियोग है, ठीक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं, है ना। कहता है तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, और ये चिड़िया की रानी एवं अंडकोश भी कहते हैं। कहता है कॉफी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल यहाँ पे उगाई जाती है। कहाँ पे, तो ये अमेजन में, ठीक है। कौन कौन सा, देखिए कॉफी हो गया, मक्का हो गया, कोक हो गया, ये सब नगदी फसल आपको यहाँ पे उगाई जाती है ना। तो चलिए,
अब देखिए यहाँ पे कहता है क्या कि अगला जो है हमारा कहता है वर्षावन, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए प्रदान किया करते हैं, ठीक है, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती है। कहता है कुछ परिवार मधुमक्खी के छत के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मोलका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। कहता है जिसका छत, ठीक है, तीव्र ढलान होती है ना। तो अब देखिए कहता है अमेजन बेसिन के लोग जीवन के धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय होता है। कहता है 1970 ईस्वी में ट्रांसमेट, ठीक है, अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। कहता है अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। कहता है इस प्रकार आपको यहाँ का जो मूल आबादी है उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, वहाँ अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे हैं, है ना। तो अब इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ धीरे धीरे देखने को मिलेगा। कहता है विकास की गतिविधियां यहाँ पे जैविक विविधता, ठीक है, वाले स्थान पे धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, वो लुप्त होते जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वर्षा वन है, ठीक है, तो देखिए वर्षा वन किस तरह से लुप्त होने के प्रभाव, व्यापक प्रभाव होता है और वर्षा के कारण मिट्टी का ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। देखिए ये क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि पानी, ठीक है, आप बाढ़ आया, बाढ़ छोड़िए, ठीक है, नदी है तो नदी क्या करेगा, नदी ऊपर का जो उर्वरा शक्ति होता है ये सब मिट्टी का, उसको क्या करता है, उसको बहा के लेके चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये पूरा बंजर भूमि बन गया। फिर देखिए यहाँ से जो तनी हल्का सा बचा है, फिर इसमें बहुत कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे और धीरे धीरे ये सब बंजर बनते गया, मात्र इतना ही बचा है। तो वही कह रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो मतलब व्यापक प्रभाव पड़ने के कारण मिट्टी कट के चला जाता है ऊपरी वह, ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, बंजर भूमि बच जाता है ना। चलिए अब देखिए कहता है क्या कि जो पर्टिकुलरली हम आगे बात करते हैं, कहता है कि जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज समझ लेते हैं कर्तन एवं दहन क्या होता है, ठीक है। तो कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों तथा एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, ठीक है, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाती है और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक ऐसे फसल पैदा होती है और जमीन, ठीक है, जो जमीन के टुकड़े हैं, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से क्या होता है, मिट्टी की जो पोषक तत्व है का अभाव होता है, ठीक है, और इस तरह से इसीलिए टुकड़े टुकड़े छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद फसल उगने के लिए किसी दूसरे स्थान पे साफ किया जाता है। इस, ठीक है, इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं तथा इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाते हैं। तब लोग क्या करते हैं, इस भूमि को टुकड़े में पुनः जोत सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा क्या थे, कर्तन, ठीक है, जो कि खेती के लिए यूज होता था। अब देखिए हम लोग बढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जीवन, ठीक है। अभी पढ़ रहे थे हम लोग कहाँ पे जीवन, तो हम लोग पढ़ रहे थे अमेजन बेसिन में, है ना। तो अब चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा में जीवन, ठीक है, तो किस तरह से है उसके बारे में। कहता है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जीवन की बात करते हैं तो कहता है ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का निर्माण करते हैं। कहता है ये जो दोनों रिवर है, ये सहायक नदियां से मिल करके क्या करता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का निर्माण करता है और बेसिन उपोष्ण में, ठीक है, 10 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री उत्तर के अक्षांश में मध्य में स्थित है। कहता है जिसमें कि घाघरा हो गया, सोन हो गया, चंबल हो गया, ठीक है, उसके बाद गंडक, कोसी जैसे गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है ना। तो आप इसको एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ नदी को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि अब कहता है कि जो हमारा, ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का पर्वतीय मैदान है, ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो पर्वतीय मैदान है वो क्या है कि कहता है कि वो एवं हिमालय के, ठीक है, गिरिपाद जैसे तथा सुंदरवन डेल्टा, है ना, जो सुंदरवन डेल्टा है वो कहता है क्या कि पर्टिकुलरली इस बेसिन का मुख्य विशेषता है,
ठीक है, जो हमारा ये सब क्या है, मुख्य विशेषता है किसका, गंगा। अब देखिए क्या है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के पर्वत एवं हिमालय के गिर पर, ठीक है, और सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, सुंदरवन डेल्टा देखने को मिलता है। और ये सब इसका क्या है, ये विशेषता है इसका, है ना। तो चलिए, तो कहता है कि मैदानी, ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है कि देखिए जो हमारा यहाँ पे बेसिन है, ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का, यहाँ पे आपको मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। तो आप पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि चाप झील क्या होता है, जैसे ये मेन रिवर है, ठीक है, तो इससे मतलब आसपास देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्थल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ ये रिवर इधर चल रहा है, अगले बार क्या होगा, ये रिवर यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, तो चारों ओर इधर लेंथ पर रहेगा, मतलब एक रिवर था ऐसे चारों ओर इधर लेंथ हो गया, ठीक है, तो ये वाला फिर ये जब जो रिवर है, जो नदी है, नदी इस तरह से चल रहा है, फिर अगले बार क्या होगा ना, यहाँ से कट जाएगा, ये रिवर इधर हो जाएगा, फिर आप आपके बार इधर चलेगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग चाप झील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं, है ना। अब देखिए कहता है कि यहाँ की मुख्यतः जलवायु, ठीक है, जो जलवायु है, क्लाइमेट के बारे में बात की है कि जो जलवायु है यहाँ की आपको मुख्यतः मानसूनी होती है। मानसूनी क्या होती है, क्योंकि मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग होता है। तथा मानसून में मध्य जून में, जून से मध्य सितंबर के बीच होता है, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड पड़ती है, ठीक है। कहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन की बात करते हैं। कहता है भारत का मानचित्र देखिए, और मानचित्र देखने के बाद आप बताइए कि जहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, क्या कर रही है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, वो बेसिन स्थित है। तो देखिए यहाँ पे आप मानचित्र देखिएगा, ये देखिए, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र है उसका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये वाला एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, ये देखिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन इधर मिल जाती है, ठीक है, बांग्लादेश होते हुए फिर जाकर के ऐसे करके कहाँ गिरती है, कि ये जाकर के बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में आपको गिर जाती है। देखिए इधर से आती है इधर, ठीक है, ऐसे करके आ रही है, फिर इधर से करती है, इधर से करके, ठीक है, तो हिमालय पर्वत से ऐसे करके, ठीक है, तिब्बत से होते हुए ऐसे करके, फिर इधर से भी यही रिवर देखिए इधर आके मिल जाती है दूसरा रिवर, ठीक है, नेपाल साइड से इधर देखिए हिमालय से, ठीक है, ये सब क्या है, ये गंगा नदी देखिए, ये सब गंगा नदी, ठीक है, ऐसे करके जितना भी आपको इस कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, गंगा जी, ठीक है, ये सब छोटे छोटे रिवर है, क्योंकि ट्राइबेरियल के काउंट में आता है ना। ये सब कहीं ना कहीं सब जाएगा यहाँ से गंगा नदी में मिल जाएगा, मेन नदी में, और ये क्या करेगा, जा करके जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, उसमें जा करके सब के सब नदी का पानी गिर जाता है, ठीक है। तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का क्या चीज, बेसिन, है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन रिवर है। ये कहाँ पे गिरता है, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाता है ना। तो इसी के बारे में वहां पे कह रहा था कि आप मानचित्र में देखिए। अब देखिए कहता है कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि जो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में आपको विभिन्न स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, और जिसके कारण जो जनसंख्या का वितरण है, पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, और यहाँ पे तीव्र ढाल एवं पर्वतीय क्षेत्र के बसने के लिए प्रतिकूल होता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें क्या काफी कम लोग रहते हैं, हाँ, ये जो बेसिन है यहाँ पे आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे होने के कारण, है ना। तो कहता है कि जो मानव प्रवास के लिए, ठीक है, मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है, तथा यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है। यदि वो मतलब आपका पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र होगा वहाँ पे ज्यादा लोग देखने को मिलता है। कहाँ पे, ये गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में बात की गई, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, तो कहता है कि जो मानव प्रवास के लिए, ठीक है, मैदानी क्षेत्र काफी उपयुक्त होने के कारण यहाँ का जनसंख्या जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो अधिक देखने को मिलता है, और यहाँ की मिट्टी भी काफी उपजाऊ होती है, ठीक है, जो कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है जिन स्थानों पे आपको फसल उगाने के लिए, ठीक है, समतल भूमि उपलब्ध होती है, ठीक है, और लोग का मुख्य व्यवसाय यहाँ का क्या होता है, जो कृषि होता है, क्या होता है, कृषि है, और धान यहाँ का मुख्य फसल होता है, ठीक है, क्योंकि धान में क्या होता है, उसको पर्याप्त मात्रा में आपको पानी की आवश्यकता होती है, और ये यहाँ से मिल जाता है ना। तो कहता है उसी क्षेत्र में उगाया जाता है, और अधिक वर्षा होती है,
ठीक है। इस क्षेत्र में काफी वर्षा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि फसल आपको उगते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि आपका फसल गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, है ना। जो उसके बाद गन्ना, जूट जैसी नगदी फसल उगाई जाती है, ठीक है। कहता है मैदानों के, ठीक है, मैदान के क्षेत्र, कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। कहता है पश्चिम बंगाल, असम में चाय के बागान मिलते हैं। कहता है बिहार, ठीक है, असम के कुछ भाग, ठीक है। देखिए ये बंगाल के जो मतलब ब्रह्मपुत्र का, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, वहां पे ये सब स्थित है, ठीक है। कहता है सिल्क, कीड़ों का संवर्धन, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कहता है मध्य ढलान वाले पर्वत पहाड़ी, ठीक है, वैदिक फसलों में उगाए जाते हैं, ठीक है। वैदिक फसल यहाँ पे उगाए जाते हैं, कहाँ पे, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ना। तो उसके बाद जाकर के कहता है यहाँ पे भू कृतियों के अनुसार वनस्पति भी पाई जाती है। कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में आपको सागवान हो गया, साखू हो गया, पीपल के, ठीक है, साथ साथ उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, पर्णपाती भी पाए जाते हैं, पेड़ भी पाए जाते हैं, है ना। तो कहता है ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। कहता है डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। और उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, ठीक है, देवदार और फर जैसे शकुनधारी पेड़ पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा, है ना। तो आप देखिए कहता है क्या कि जब हम आगे बात करते हैं तो कहता है क्या कि जो बेसिन है, ठीक है, बेसिन में आपको विविध प्रकार की आपको वन्य जीव भी पाए जाते हैं यहाँ पे। कहता है जिसमें कि आपको हाथी देखने को मिलेगा, बाघ देखने को मिलेगा, हिरन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ बंदर एवं समान रूप से ये सब पाए जाते हैं। कहता है यहाँ पे एक सिंह वाला गेंडा भी आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है। कहता है डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, ठीक है, एवं, है ना, मगर पाए जाते हैं। कहता है नदी के साफ जल, ठीक है, झील, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे कि रोहू, कतला हो गया, हिल्सा, ये सब मछलियां सबसे लोकप्रिय है यहाँ पे, है ना। कहता है मछली हो गया और चावल हो गया, यहाँ के जो लोग हैं उसका क्या है, मुख्य आहार है, ठीक है, मुख्य भोजन है यहाँ के लोगों का, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे कहता है क्या कि जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कहानी दिया गया है एक छोटा सा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताया गया है कि देखिए क्या है, जो जनसंख्या घनत्व क्या है। कहता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, वो ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है और बिहार का 1102 है ना। चलिए अब देखिए आगे बात की गई है क्या चीज़ का, तो आगे बात की गई है तो जो हमारा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग है, ठीक है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग है, तो इसके आसपास कौन कौन से शहर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे आपको इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कलकत्ता जैसे शहर में देखने को मिलते हैं। और जहाँ की आबादी लगभग 10 लाख से अधिक, ठीक है, और स्थित है ना। कहाँ पे, तो जो गंगा नदी का तट है ना। तो कहता है इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर कहाँ पे जाता है, ये गंगा नदी में प्रवेश कर जाता है, जिससे नदी क्या होता है, वो काफी प्रदूषित हो जाते हैं, है ना। तो आप देखिए कहता है क्या होता है कि बेसिन की वजह से, ठीक है, यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो विकसित किया गया है। और इस तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, ठीक है, ये यातायात के 4 मार्ग में सुविकसित है। और मैदानी के इलाकों, ठीक है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ठीक है, स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। कहता है नदी तटीय जैसे जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है ना। देखिए अन्य साधन जितने भी हैं आपका, ठीक है, चाहे वो आपका रोडवेज हो या एरोप्लेन हो, ठीक है, तो इन सभी के अपेक्षा में, ठीक है, ये जो वाटरवेज होता है वो काफी बेनिफिशियल होता है और काफी प्रभावशाली भी होता है, ठीक है। कहता है कलकत्ता जो कि हुगली नदी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण पतन है। और मैदानी क्षेत्र में आपको बड़े हवाई पतन भी स्थित है ना। अब देखिए फिर कहता है क्या कि जो पर्टिकुलरली पर्यटन
इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, तो कहता है कि बेसिन को देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं। उसके बाद जो है पर्टिकुलरली आपको आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल हो गया, इलाहाबाद हो गया, है ना, और गंगा यमुना के नदी का एक संगम है। ठीक है, कहाँ पे? तो ये इलाहाबाद के पास पड़ता है। और उत्तर प्रदेश, है ना, एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य अभयारण्य, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ पे? ये गंगा बेसिन की बात की गई है ना। तो अब चलिए यहाँ पे बात की गई है कि एक यहाँ पे कहता है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगा कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, चलाया गया है, शुरू किया गया है। क्या चीज? नमामि गंगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, आई थिंक ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसका जो क्वेश्चंस है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है कि उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते तो इसका जो होगा, ठीक है, ये जो अमेजन बेसिन पे स्थित है वो कौन सा महाद्वीप है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, क्या है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सिचुएटेड है, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहाँ पे है? तो अमेजन बेसिन में। पता है अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल कौन सी फसल उपजाते हैं? ठीक है, तो जो अमेजन बेसिन के लोग हैं, तो जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, क्या उगाते हैं? टोपियाका, ठीक है, अनानास और शकरकंद जैसे फसल उगाते हैं। कहाँ के? तो ये जो अमेजन बेसिन के, है ना, यहाँ के लोग हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे पक्षी कौन से पाए जाते हैं? ठीक है, अमेजन वर्षा वन में देखिए यहाँ पे आपको आ गए, यहाँ पे अमेजन वर्षा वन, ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, वर्षा वन में कौन से, ठीक है, आपको पक्षी पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे कहता है कि देखिए गुंजन, सुकून, ठीक है, रंगीन पक्षी पक्षती वाले मकाओं एवं भोजन की बढ़िया परिच्युत वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो कि भारत में नहीं पाए जाते हैं, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं, आगे क्या है कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि अब ये बताइए कि जो गंगा नदी, ठीक है, के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? तो जो गंगा नदी के तट पे है, कहाँ पे? गंगा नदी के तट अपना मतलब कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपको पड़ेगा, इंडिया की बात करता है गंगा नदी के तट पे, तो कौन सा शहर? तो आपको देखिए पहला इलाहाबाद देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जाकर के आपको पटना देखने को मिलेगा, उसके बाद जाकर के कलकत्ता देखने को मिलेगा, है ना। और कलकत्ता के बाद आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा और भी तीन मतलब शहर बताए हैं। देखिए यहाँ पे कहता है वाराणसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाराणसी आपको देखने को मिलेगा, कानपुर देखने को मिलेगा, है ना, उसके बाद लखनऊ देखने को मिलेगा। ये टोटल मिला करके आपको, ठीक है, कितना यहाँ पे शहर है? तो टोटल मिला करके 6 शहर आपको देखने को मिलेगा और जिसकी आबादी कितना है? तो 10 लाख से अधिक है ना। तो देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करता है, तो कहता है कि एक सिंग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? देखिए एक सिंग वाले गेंडा की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया गया है जो एक सिंग वाले गेंडा है, देखिए एक सिंग वाले गेंडा, ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपको कहाँ पाया जाता है? तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या चीज का, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अरे एमसीक्यू है। ठीक है, तो कहता है कि टुकुन, टुकन क्या है? तो टुकन एक तरह से पक्षी है जो कि अमेजन बेसिन में आपको देखने को मिलता है। कहता है मेनिया कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मेनियक जो है ये अमेजन का है ना। कहता है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिल्कुल कलकत्ता आपको हुगली नदी के तट पे है। कहता है देवदार एवं फर किस प्रकार के हैं? ठीक है, तो ये पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, कहता है बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? तो बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? तो आपको डेल्टा क्षेत्रों में देखने को मिलता है
है ना। तो देखिए यहाँ पे सारे एमसीक्यू देखें। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करने की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कहता है निम्नलिखित स्तंभ को, ठीक है, ये जो मतलब स्तंभ दिया है ए और बी, ठीक है, तो क ख ग करके, तो इसको मिलान कीजिए। कहता है सूती कपड़े, ठीक है, उसके बाद एक करके मलोक, प्रेनाया, रेशम कीट, काजीरंगा। तो देखिए जब काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं ये असम में पड़ता है, और सूती वस्त्र जो है ये क्या है कि आपका ये रेशम कीट से पालन से होता है। उसके बाद एक करके आगे हम बात करते हैं सूती, रेशम कीट, उसके बाद जाकर के आपको रेशम कीट नहीं, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये सूती कपड़े, ये देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है। ये देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के रेशम कीट, रेशम कीट का रेशम कीट, ढालू क्षेत्र, मलौक, ठीक है, वैदिक कृषि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है कि जो काजीरंगा असम में आ गया, आपका सूती वस्त्र और कपड़ा, ये पहला जो रेशम कीट हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, ठीक है। अब पिरनाया जो है ये ढालू क्षेत्र है, ठीक है। हम उसके बाद जाकर के आपको सूती कपड़ा, ठीक है, सूती कपड़े हो गया आपका यहाँ पे मलोका, ठीक है, ये मत्स्य हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के ये देखिए सूती कपड़े, ठीक है, तो सूती कपड़े ढालू क्षेत्र, ठीक है, सूती कपड़े आपको वैदिक कृषि में आ जाता है, ठीक है। तो ये था सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, और इस चैप्टर्स में जो जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट था उस सारे चीज को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये था आपका ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। अब आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 7th में, जो कि 7th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।